समुद्र में प्रदूषण। वो है वर्षा के पानी को बचाओ, कैच द रेन वाटर। हम वर्षा के पानी को रोकें, बचाएं। भाइयों बहनों, लगभग 7 दशक में देश के करीब 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचा, तो 2 साल से भी कम वक्त में 4 करोड़ से भी अधिक परिवारों के तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। एक तरफ पाइप से हर घर को जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अटल भूजल योजना और कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से भूजल का स्तर बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, विकास और पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत की भी ताकत बना रहे हैं। जीव और प्रकृति के रिश्ते का संतुलन, व्यष्टि और समष्टि का संतुलन, जीव और शिव का संतुलन हमेशा से हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। हमारे यहां कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को लेकर भी भारत के प्रयास बढ़ रहे हैं। आज जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे प्रोसेस पर फोकस किया जा रहा है जिनमें संसाधनों पर कम से कम दबाव पड़े। सरकार ने भी ऐसे 11 क्षेत्रों की पहचान की है, जिससे हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधनों को रिसाइकिल करके सदुपयोग कर सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन अभियान पर बीते कुछ वर्षों में काफी काम हुआ है और अब इनको मिशन मोड में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। घरों और खेतों से निकला कचरा हो, स्क्रैप मेटल हो, लिथियम आयन बैटरीज हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में रिसाइकलिंग को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जुड़ा एक्शन प्लान, जिसमें रेगुलेटरी और डेवलपमेंट से जुड़े सभी पहलू होंगे, इसको आने वाले महीनों में अमल में लाया जाएगा। साथियों, जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का संगठित होना बहुत जरूरी है। देश का एक एक नागरिक जब जलवायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। हमारे पूर्वजों की कामना थी, और बहुत अच्छी बात हमारे पूर्वजों हमारे लिए कह के गए हैं। हमारे पूर्वजों की हमसे क्या कामना थी? बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। कहा है, पृथ्वी ही पुहु च उर्वी भव, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण परिवेश हम सभी के लिए उत्तम हो, हमारे सपनों को सुअवसर दे। इसी शुभकामना के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उससे जुड़े सभी महानुभावों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें और कोविड प्रोटोकॉल का में कोई ढिलाई न बरतें, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किसानों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, कुछ और पदाधिकारियों से, जिम्मेदार लोगों से, लेकिन कहा है कि क्लीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है और बायोफ्यूल के इस्तेमाल से पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, इसमें तेजी से आगे देश बढ़ रहा है। आज उन्होंने एथेनॉल सेक्टर का रोड मैप भी लॉन्च किया है और कहा है कि एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर जो उन्होंने लक्ष्य रखा है वो 2030 से घटाकर 2025 तक करने का फैसला किया गया है, यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित 20% इस्तेमाल 2025 तक होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब भी 320 करोड़ लीटर से भी ज्यादा की अब खरीदी हुई है, जो 2014 में खरीदी एथेनॉल की हुई थी, ब्रांडिंग हुई थी, और ऐसे में 8.5 गुना से ज्यादा की यह बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा है कि आम भारतीय भी पर्यावरण संरक्षण के मिशन के साथ जुड़ा है और इसीलिए भी अब हमें और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। पहले दुनिया के लिए भारत एक सवालिया निशान की तरह था, लेकिन अब भारत ही इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हम अपनी पुरातन परंपराओं से लेकर आज की आधुनिक सोच को जोड़ते हुए नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहद अहम कदम भारत का भी है। उन्होंने कहा है कि आज भारत क्लाइमेट जस्टिस का लगातार अगुवा बना हुआ है पूरे दुनिया भर में और इसीलिए पूरी दुनिया भारत से ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठी है और भारत बड़े वैश्विक विजन के साथ इस वक्त आगे बढ़ रहा है और पर्यावरण संरक्षण में गंभीर भूमिका निभाते हुए हर भारतीय भी शामिल है। 6 से 7 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी में 250 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी भारत में हुई है और इस दिशा में तेजी से काम किया गया है। कोरोना से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में केवल 1000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 20,000 से भी अब कम हो गए। मई यानी 15 मई के 25 अप्रैल से 15 मई के बीच में 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन आएंगे। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इस उत्तर प्रदेश में मई के अंत में 30 लाख एक्टिव केस होंगे, आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज केवल 1000 पॉजिटिव केस आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 20,000 से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, खुद मुख्यमंत्री ने जब ये आंकड़े साझा किए हैं, भविष्य के किस संकेत दिए हैं, किस तरह के और कदम उठाए जा सकते हैं भविष्य में? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, यूपी में कोरोना कंट्रोल का जो योगी का ट्रिपल टी मॉडल है, यानी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट, वो सफल दिख रहा है और 24 घंटे में 1000 नए केस है। और सीएम ने खुद इस बात को कहा कि जो लोग कह रहे थे कि 1 लाख केसेज आएंगे 15 मई के बाद, उनकी जुबान पर तो ताला लगा ही, साथ ही उत्तर प्रदेश को कंट्रोल कर लिया गया। यानी उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अगर कुल सक्रिय केस की संख्या देखा जाए, जो लोग अस्पताल में एडमिट, तो मात्र 19,431 है, जबकि जो पॉजिटिव यूपी में पॉजिटिविटी रेट है वो 0.3% है। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि हमने उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किया और तीसरी वेव के लिए हमने हर जिले में चीकू वार्ड सहित जो मेडिकल कॉलेज है 100 बेड और जिला अस्पताल में 50 बेड तैयार किए हैं। यानी हमारी तैयारी पूरी है और हमें जो है स्वास्थ्य विभाग का चाहे ऑक्सीजन से लेकर जो बेड है वो हमने तैयार कर लिया। साथ ही वो विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि जो लोग बंद कमरे में बैठते हैं, ट्वीट करते हैं, उस तरह जमीन पर बाहर कभी नहीं निकलते, उन्हें ग्राउंड जीरो पर निकलेंगे तो हकीकत पता चलेगी। तो अब उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर पर लगभग कोविड कंट्रोल हो गया और 36वें दिन उत्तर प्रदेश में लगातार कम मामले आए और 1000 मामले हो गए। प्रशांत, और बड़ा ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि हमने सख्त कदम उठाए हैं, कोरोना पर उत्तर प्रदेश में लगाम लगाया है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा है कि सिर्फ की स्थिति बेहतर होती जा रही है। उसी को देखते हुए पिछले हफ्ते से हम लोगों ने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
ये ज़रूरी है कि अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले हफ्ते हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री, ये 2 सेक्टर्स खोले थे। पिछले 1 हफ्ते से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और फैक्ट्री दोनों खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में लगभग 400 के करीब केस आए हैं, 500 से भी कम हो गए अब केसेस। 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। दूसरी चीज़, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज़ खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के बाद नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पूरी तरह से हम तैयारी करें, ताकि अगर थर्ड वेव आती है, अगर बहुत भयानक होती है, तो सरकार उस वक्त जनता के लिए तैयार हो। इसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से दिल्ली सरकार के अंदर चल रही हैं और कल लगभग 6 घंटे तक मैंने 2 अलग अलग मीटिंग ली, एक्सपर्ट्स के साथ बात की, जिन ऑफिसर्स ने अभी कोरोना के दौरान काम किया था उनके साथ बात की। हमने 2 कमिटीज़ बनाई हैं, उन दोनों कमिटीज़ के साथ मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की। एक चीज़ हम लोगों को ये तय करनी थी, इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है, तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000, एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे ज़्यादा की पीक आएगी तो हम तैयार नहीं हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक तरह से 37,000 के बेस के ऊपर अगर हम तैयार हो गए
तो फिर अगर उससे भी कहीं ज़्यादा पीक आती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग, उसकी भी अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज़्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी उसके लिए हम ज़्यादा तैयार हो पाएंगे। तो 37,000 को एक तरह से बेस माना जा रहा है। 37,000 की पीक की तैयारी के हिसाब से अब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, कितने उसमें से बच्चों वाले होने चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, अब कितनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें अब कैलकुलेट की जा रही हैं। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना दी गई है कल, वो अलग से अपनी तैयारी करके अपनी रिकमेंडेशंस देगी। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे हुआ था जब ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। अल्टीमेटली अपने को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से अपने को ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिली तब तक दिल्ली में त्राही त्राही मच गई थी। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे, तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की गई है और उन्हें 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन का प्लांट, 420 टन ऑक्सीजन तो स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है और 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा 18 महीने लगेंगे, लेकिन जो भी है शुरुआत कहीं ना कहीं तो अपने को करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी टैंकरों की। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे दिल्ली में, दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इसीलिए अपने पास ऑक्सीजन टैंकर है ही नहीं दिल्ली में। तो 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए ऑक्सीजन की तो हमारे पास अपने टैंकर होने चाहिए। 64 छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी लग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ये 64 ऑक्सीजन प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। अब ये जो हमने डिसाइड किया कि 37,000 केसेस की पीक के हिसाब से हम काम करेंगे, तो उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत होगी, कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत होगी। उसके हिसाब से फिर तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने 6,000 सिलेंडर चाइना से इंपोर्ट किए थे, तो और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी और कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत होगी। अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली सरकार खरीदने जा रही है। दवाइयों को लेके 2 अहम निर्णय किए गए। एक तो ये कि इस वेव में ये देखा गया कि व्हाट्सएप खूब तेज़ी से, व्हाट्सएप के ऊपर दवाइयाँ खूब तेज़ी से प्रिस्क्राइब की जा रही थी और उसके ऊपर मतलब बात फैल जाए कि ये दवाई बड़ी अच्छी है, तो पूरे समाज के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर उस दवाई की अफरा तफरी मच जाती है। तो एक डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी। अगर किसी दवाई की डिमांड होती है तो वो डॉक्टर्स एग्जामिन करके बताएं कि इस दवाई से कोरोना में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं होगा तो सरकार उस दवाई को मुहैया कराने की कोशिश करेगी, और डॉक्टर अगर कहते हैं कि ये दवाई बिल्कुल बेकार है, इससे कोरोना में कोई फ़ायदा नहीं होगा और लोग इसके पीछे भागना बंद करें, तो जनता को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि इस दवाई के पीछे भागना बंद कीजिए। एक ये। दूसरा, जो जो इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं उनकी लिस्टें बना ली गई हैं, उसका कितना स्टॉक चाहिए होगा उतना बफर स्टॉक क्रिएट किया जाएगा। एक्सपायरी डेट्स किस दवाई की कितनी है, एक्सपायरी डेट्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी दवाइयों का बफर स्टॉक क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अगर ज़रूर, और प्राइवेट अस्पतालों के भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वो भी अपने बफर स्टॉक्स इस तरह से तैयार रखें ताकि अगर महामारी आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स बनाई जा रही हैं, LNJP हॉस्पिटल में और ILBS में।
ताकि हमें भी पता रहे कि दिल्ली के अंदर जो भी वेरिएंट आ रहा है वो वेरिएंट कौन सा वेरिएंट है, पुराने वाला है या कोई नया वेरिएंट आ गया है, और हमें इस बारे में क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, हम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कल चर्चा हुई, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी सरकार पूरी तरह से 24 घंटे लगी हुई है इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कोई तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, उसके पहले हम कोशिश करेंगे अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि बाजार और मॉल सोमवार से खोले जाएंगे। 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए फिलहाल ये कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन 7 तारीख से ये राहत होगी सोमवार से, और मॉल और बाजार ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर खोले जाएंगे। एक दिन रोड के दाईं तरफ, दूसरे दिन रोड के बाईं तरफ। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब आगे की भी तैयारी करनी है। अगर तीसरे वेव से सामना होता है तो उसके लिए अभी से हम 37,000 केस को पीक मान करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि बच्चों के लिए खासतौर पर एक टास्क फोर्स बनाया गया है दिल्ली में, और ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसीलिए 420 टन ऑक्सीजन स्टोर करने की तैयारी दिल्ली में की जा रही है, ताकि अगर तीसरी वेव आती है तो उससे निपटने में कोई दिक्कत ना हो। 150 टन ऑक्सीजन इंद्रप्रस्थ गैस कंपनी को बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 25 टैंकर और खरीदे जा रहे हैं। 64 छोटे प्लांट दिल्ली में लगवाए जा रहे हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए। 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर चीन से खरीदे गए थे। और अब जबकि कोरोना पर दिल्ली में धीरे धीरे ये काबू पा लिया गया है, ऐसी स्थिति में किस तरह की रिलैक्सेशन होंगी, रियायत दी जा रही है, उसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन कहा कि आगे की भी तैयारी है, और अगर आगे जरूरत पड़ती है तो किस तरह का वेरिएंट अब आता है आगे, उसकी पड़ताल के लिए 3 लैब बनाए जा रहे हैं, और जरूरी दवाओं का बफर स्टॉक भी दिल्ली में तैयार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब क्योंकि कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, इसलिए थोड़ी रियायत अब बाजार में दी जा रही है।